आत्मसम्मान। पार्टी खत्म होने के बाद जब राहुल ने ड्राइवर से पूछा तो उसे सारी सच्चाई पता चली। यह सब सुनकर उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन वह इतने लोगों के सामने सोनाली का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए घर पहुंचकर जब उसने अपनी मम्मी पापा को रोते हुए देखा तो अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक तमाचा सोनाली के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के बीच उनका अपमान करने की और उन्हें अपनी सहेलियों के सामने नौकर बुलाने की? मैंने बेशक शादी अपनी मर्जी से की और तुमसे बेहद प्यार भी किया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपने माता पिता के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करूंगा। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले किया करता था, समझी तुम? और तुमने मेरे मम्मी पापा का सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया। अभी के अभी तुम मम्मी पापा से माफी मांगोगी? तो सोनाली आंखें दिखाते हुए बोली, मैं माफी मांगू, वह भी इन गंवार जाहिल और अनपढ़ लोगों से? मैं माफी नहीं मांगूंगी। और अब इस बात को तुम समझो, उन दोनों की शक्ल देखकर ही मुझे तो उल्टी आती है। तभी सोनाली पर राहुल दोबारा हाथ उठाने ही वाला था कि मोहन जी ने बेटे का हाथ थाम लिया। यह देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी मोहन जी की आवाज से राधा जी की नींद टूटी। मोहन जी सुबह सुबह का अखबार पढ़ते बोले, अरे सुनती हो भाग्यवान? हाँ कहिए, मैं यहीं पर हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, हमारा बेटा बहुत जल्दी अब हमारे पास लौट आएगा। सच में जी? पर कब और कैसे हुआ यह सब? राधा जी अचंभित होते हुए बोली, फोन किया था क्या? उसने बोलिए ना कब किया था, और मुझसे बात क्यों नहीं करवाई आपने? अपनी आंखों के कोर से बहते आंसुओं को पोंछते हुए राधा जी ने कहा, देखो अखबार में क्या लिखा है, सुबह सुबह जो सपना हम देखते हैं वह पूरा हो जाता है। मैंने भी सुबह ही सपना देखा था कि हमारा बेटा वापस आ जाएगा। राधा जी ने अपने पति की ओर गौर से देखा और भरी हुई आवाज में कहा, आप भी क्यों बहला रहे हैं जी? ऐसे सपने 2 सालों से मैं भी सुनती और देखती आ रही हूँ। अरे राधा, तुम देखना, इस बार हमारा सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा बाबा, मैं हारी आप जीते, आपसे तो बातों में जितना मेरे बस की बात नहीं। भगवान करे जो आप कह रहे हैं वह सच हो जाए। अच्छा आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अपनी सूती साड़ी के आंचल के किनारे से अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए राधा जी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय में दूध डाला ही था कि अचानक उनको लगा जैसे बेटे राहुल ने उनके आंचल से अपना मुंह पोंछ लिया हो। वह ठहरकर जैसे ही राहुल को डांटने के लिए पलटकर देखने लगी तो कोई नहीं था। राधा जी के चेहरे पर एक खामोशी सी आ गई और एक लंबी सांस लेते हुए अतीत के भंवर में फिर से डूब गई। मध्य वर्गीय परिवार जिसमें मोहन जी बहुत ही सरल और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका छोटा सा परिवार था जिसमें कि उनकी पत्नी राधा जी और उनका इकलौता बेटा राहुल। मोहन जी ने एक एक पाई जोड़कर अपने जमा पूंजी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए लगा दी थी। ईश्वर की दया से बेटा राहुल होनहार निकला और उसने बहुत ही अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी की और जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। पर नौकरी करते करते उसी की कंपनी में एक लड़की उसे बहुत भाग गई और उसके मोहजाल में फंसकर वह अपने सारे कर्तव्यों को भूल गया और उसने अपने माता पिता के आगे जिद पकड़ ली कि वह उसी लड़की से शादी करेगा। एक दिन वह घर पर उसे मम्मी पापा से मिलाने लाया। सोनाली नाम था उसका। उसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और अंग्रेजी में बात कर रही थी। सोनाली की अंग्रेजी बातें तो मोहन जी और राधा जी को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी। सोनाली के जाने के बाद बेटे को माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, माता पिता से तो हमें एक बार मिलाओ, पर राहुल ने यह कहकर बहाना बना दिया कि मम्मी यह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहती है, उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उसके मम्मी पापा का व्यवहार उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, शुरू से ही हॉस्टल में रही है, इसलिए उन्हें बुलाने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। पर बेटा, जो कभी परिवार में नहीं रही, जो रिश्ते नाते नहीं समझती, वे हमारे संस्कार और तौर तरीकों को कहाँ समझ पाएगी? और देखने से, बात करने से ही पता लग रहा है उसके रहन सहन हमारे रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। पर राहुल उस लड़की के लिए किसी की एक ना सुन पा रहा था। आखिरकार उसने उससे शादी कर ही ली, वो अपने मम्मी पापा के अरमानों को सूली पर चढ़ा दिया। आसपास के लोगों में ताजुब बना रहा कि लव मैरिज वाली मॉडर्न बहू आई है। सब यही कहकर उनका मजाक बना रहे थे। जिस दिन बहू का गृह प्रवेश
था उस दिन राधा जी ने चावल से भरा कलश द्वार पर रखा और कहा, बेटा इसे दाहिने पैर से गिराकर प्रवेश करो। लेकिन पता नहीं उस अंग्रेजन बहू ने क्या सुना और क्या नहीं, बाएं पैर से कलश को इतनी तेजी से मारा कि वह सामने जाकर दीवार से टकरा गया। घर में जमा रिश्तेदार और आसपास के लोगों को तो मजाक उड़ाने का बहाना फिर से मिल गया था। देखो देखो, अंग्रेजन बहू ने गृह प्रवेश के लिए नहीं बल्कि गृह क्लेश के लिए कदम रखा है। फिर भी सुषमा जी दुनिया की परवाह न करते हुए उसे प्यार से हर चीज सिखाने लगी। रसोई में भारतीय पकवान बनाना सिखाती और सोनाली इन सब में अपनी रुचि न लेते हुए अपने तौर तरीके बिल्कुल भी बदलने को तैयार न थी। वहीं रात को लेट आना, अपनी मनमर्जी करते रहना, यूं तो राहुल भी शुरू से इकलौते होने के कारण अपनी मनमानी करता आया था, पर बेटे के मोहवश के कारण उसे कुछ भी कह नहीं पाते थे। राधा जी ने सोचा था कि बेटे की शादी करके उन्हें कुछ जिम्मेदारियों से राहत मिलेगी। बहू के आने पर भी राधा जी के कंधे से घर की जिम्मेदारी कम न हुई बल्कि और बढ़ गई थी। बेटा भी सब देखा था लेकिन सोनाली उसकी एक भी नहीं सुनती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जिस दिन राहुल का जन्मदिन था। मोहन जी शाम को ही ताजी सब्जियां लाने सब्जी बाजार चले गए थे। राहुल को अपनी माँ के हाथ का पालक पनीर बहुत पसंद था, वह बड़े चाव से खाता था। मोहन जी ने पालक के साथ और भी उसकी पसंद की सब्जियां खरीदी। रास्ते में राहुल के पसंद के गुलाब जामुन लेते हुए बड़ी खुशी के साथ घर के लिए चल दिए। उधर राजा जी भी बेटे के जन्मदिन की तैयारी करने में लगी थी कि तभी सोनाली रसोई में पहुंच गई। मम्मी जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब अरेंजमेंट एक रिसोर्ट में कर दिया है। पर बेटा, हम तो हर साल अपने सभी परिवार वालों के साथ राहुल का जन्मदिन घर पर ही मनाते हैं और इस बार भी मैंने घर पर ही मनाने के लिए बोला है। जब घर इतना बड़ा है कि 100 लोग भी आराम से पार्टी कर सकते हैं तो बाहर क्यों जाना। ऊपर से अब मेरे घुटनों में भी काफी दर्द रहता है, मुझे चलने फिरने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए हम राहुल का जन्मदिन घर पर ही मनाएंगे। लेकिन बहू ने यह कहकर घर पर जन्मदिन मनाने से मना कर दिया कि उसकी अपने दोस्तों के आगे क्या इज्जत रह जाएगी। इस कबाड़ खाने में पार्टी रखकर और घुटनों में दर्द आपके हैं, मेरे नहीं, इसलिए चुपचाप घर में रहिए। आपको अपने बेटे के जन्मदिन का केक यहीं मिल जाएगा। बहू की बातें सुनकर राधा जी चुप हो गई और उधर मोहन जी जब बाजार से लौटे तो राधा जी की आंखों में बहते हुए आंसू देखे तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन जब उन्हें भी राधा जी ने सारी सच्चाई बताई तो उनकी भी आंखों के कोर गीले हो गए और उन्होंने सारी सब्जियां और गुलाब जामुन बुझे हुए मन से एक तरफ रख दिए। शाम को बेटे ने मम्मी पापा से पार्टी में चलने के लिए बोला तो मोहन जी झूठी दिखावटी मुस्कान के साथ बोले, हाँ हाँ बेटा, तुम चले, हम अभी आते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। ये राधा जी भी न जाने कितना समय लगाती हैं तैयार होने में। मोहन जी अपनी पत्नी की चुटकी लेते हुए बोले, राधा जी, इतना सच धज कर चलोगे तो सब आपको बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहेंगे। इतना कहकर दोनों बाप बेटे हंस दिए। अंदर से राधा जी खींचते हुए बोली, अगर इतनी ही बूढ़ी हो गई हूं तो दूसरी क्यों नहीं ले आते। आपकी जवानी में तो लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती थीं। अरे भाग्यवान ले तो आए, पर अब इस उम्र में इस बूढ़े से कोई पड़ती ही नहीं। वह तो तुम ही हो जो मुझे झेलती हो। हाँ हाँ, जानती हूँ, और आप भी ज्यादा खुश मत होइए, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक देखकर राहुल वहां खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अच्छा मम्मी पापा, जल्दी आना, मैं पहुंचकर आपके लिए गाड़ी भिजवाता हूँ। बेटे के जाने के बाद मोहन जी नम आंखों से बोले, राधा जी, अभी भी कहता हूँ हम नहीं जाते। हमारा वहां जाना शायद बहू को पसंद ना आए। आप भी कैसी बातें करते हो जी। देखा ना, हमारा बेटा आज भी अपनी माँ और बाप से कितना प्यार करता है। और मेरा बेटा हर साल की तरह आज भी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ सूजी का हलवा केक काट कर ही अपना जन्मदिन मनाएगा, जैसे बचपन से आज तक मनाता आया है। राधा जी गरीबी के कारण केक नहीं ला पाती थी तो वह बेटे के जन्मदिन पर हर साल सूजी के हलवे वाला केक ही बना दिया करती थी और उसी के ऊपर ड्राई फ्रूट से उसका नाम लिख दिया करती थी। आज भी राधा जी ने सूजी के हलवे से केक बनाया था बेटे के लिए। सुबह से बेटे के जन्मदिन की तैयारी में लगी रही, जिस कारण अब उनके घुटनों में दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन बेटे की खुशी के आगे एक माँ अपनी सारी थकान भूल जाती है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज से दोनों की तंत्र टूटा। मोहन जी भी अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर होकर उनके साथ चल दिए। लेकिन अपने सास ससुर को वहां देखते ही सोनाली का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जब पास जाकर राधा जी ने बेटे के बारे में बहू से पूछा तो उसने तमक कर कहा, राहुल अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं,
कुछ सामान लेने के लिए। आप एक तरफ कोने में जाकर बैठ जाइए। बहू की बातें सुनकर राधा जी ने सूजी के केक वहीं बेंच पर रख दिया और दोनों एक तरफ आकर खड़े हो गए। लेकिन जब बहू के पास खड़ी उसकी सहेली ने उनके बारे में पूछा तो सोनाली ने धड़ल्ले से जवाब दिया कि वे तो हमारे घर के पुराने नौकर हैं। राहुल को अपने बेटे जैसा ही मानते हैं, इसलिए उसे बेटा कहते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही दोनों वृद्ध दंपत्ति ने अपनी बहू सोनाली के मुंह से यह शब्द सुने तो उनके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। क्या बहू की नज़रों में अब हमारी अहमियत सिर्फ एक नौकर की रह गई है? क्या बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया कि बेटे के अफसर बनते ही उसके गरीब माँ बाप की हैसियत बहू की नज़रों में नौकरों वाली हो गई है? अपने खून पसीने की कमाई से बेटे को इतना बड़ा आदमी बनाने के बाद क्या गरीब माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं होता कि वह चार आदमियों में अपने बेटे के सामने खड़े हो सके? क्या अब अपने बेटे पर उनका इतना ही अधिकार नहीं रहा? सोचते सोचते राधा जी की पलकें भीगी हुई थी। तभी सोनाली आई और तमक कर बोली, आप दोनों घर चले जाइए, और वैसे भी मैंने मना कर दिया था ना। आप लोगों को यहाँ आने के लिए पूरी पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया। आने से पहले आपने यह भी नहीं सोचा कि कितने बड़े बड़े लोगों में आपके बेटे का उठना बैठना है, कितना अपमानित महसूस होगा उन्हें। लोगों से आपको मिलाते हुए गार्ड इन्हें गेट के बाहर कर दो, और यह सूजी का हलवा केक बाहर डस्टबिन में या कुत्तों को फेंक दो। राधा जी और मोहन जी बहू की बातें सुनकर चुपचाप रह गए और वहां से अपमानित होकर वापस घर आ गए। जब थोड़ी देर बाद अमित वहां आया तो उसने सोनाली से माता पिता के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर टाल दिया कि मम्मी के घुटनों में तकलीफ ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वह नहीं आ पाए। मैंने फोन भी किया था उन्हें। हम घर जाकर मम्मी पापा के साथ मम्मी जी वाला केक काट लेंगे। उधर मोहन जी घर पहुंचकर पत्नी को तसल्ली दे रहे थे कि राधा जी, अब बेटे का इतना मोह मत किया करो। अब वह बच्चा नहीं रहा है जो हमेशा आपका पल्लू पकड़कर चलता रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब राहुल ने अपने माँ के हाथ का बनाया हुआ सूजी का हलवा केक देखा तो उसे सोनाली पर थोड़ा शक हुआ। उसने ड्राइवर से पूछा तो उसे सारी सच्चाई पता चल गई। यह सब सुनकर राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन वह इतने लोगों के सामने कुछ नहीं बोला। इसलिए घर पहुंचकर जब उसने अपने माता पिता की आंखों में आंसू देखे तो अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक तमाचा सोनाली के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां इतने लोगों में मेरे मम्मी पापा का अपमान करने की और उन्हें अपनी सहेलियों के सामने नौकर बुलाने की? मैंने बेशक शादी अपनी मर्जी से की है और तुम्हें बेहद प्यार किया है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपने माता पिता के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करूंगा। मैं पहले भी उनसे उतना ही प्यार करता था और आज भी उतना ही करता हूँ, और तुमने मेरे मम्मी पापा का सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया। अभी के अभी तुम इनसे माफ़ी मांगोगी और माफ़ी वह भी इन अनपढ़ जाहिल गंवार लोगों से। आप कान खोल कर सुन लो, मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगने वाली। अरे मुझे इनका हुलिया देखकर भी घिन आती है। राहुल गुस्से में दोबारा सोनाली पर हाथ उठाने लगा तो मोहन जी ने उसे रोक दिया। बेटा, अब जो होना था वह तो हो गया। अगर बहू को हमारे साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम दूसरे घर में सेटल हो जाओ। इतने में राधा जी बोली, बेटा मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू बहू पर हाथ उठाए। और तुम चिंता मत करो, बहू हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तू राहुल के साथ अलग रहना चाहती है तो रह सकती है। तो सोनाली गुस्से में अपनी लाल पीली आंखें दिखाकर राधा जी को हाथ से धक्का देते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बड़ी आई बेटे पर ममता लुटाने वाली। सोनाली ने जैसे ही धक्का दिया राधा जी लड़खड़ाकर मेज के कोने में माथा टकरा कर गिर गई तो गुस्से में मोहन जी ने बहू को एक थप्पड़ जड़ दिया। बहू, बस बहुत हो गया। हम लोग अपने बेटे से प्यार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा अपमान सहते रहेंगे। तुम दोनों आज ही अलग शिफ्ट हो जाओ। राहुल ने मम्मी पापा से बहुत माफ़ी मांगी, पर मोहन जी अच्छे से जानते थे कि सोनाली राधा जी का घर में जीना हराम कर देगी, इसलिए उन्होंने बेटे को साफ साफ कह दिया कि वह कल ही अलग शिफ्ट हो जाए। अगली सुबह राहुल को कंपनी से कॉल आ गया विदेश जाने के लिए, और उसे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा। वह नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनाली को भी अकेला नहीं छोड़ सकता था और उसे भी साथ ले जाता है। तब से मोहन जी और राधा जी को घर में आने वाली हर एक आहट उन्हें अपने बेटे के आने का एहसास कराती है। अरे भाग्यवान, आज चाय पिलाओगी या नहीं, फिर से जला देगी। राधा जी जैसी होश में आई जल्दी से गैस के नोट को बंद किया। चाय जलकर बर्तन में लगने वाली थी। राधा जी एक ठंडी सांस भरते हुए, न जाने कब उनका सपना पूरा होगा, काश मेरे बेटे बहू घर लौट आए। तब गुस्से में आकर उन्हें अपने से दूर कर दिया था, लेकिन आप
मुझसे अपने बेटे की और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन अब मुझसे अपने बेटे की जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती है। हे भगवान, बहू को सद्बुद्धि दे और दीर्घायु दे। कुछ दिनों के बाद राधा जी मोहन जी से बोली, सुनिए, आज आपने कोई सपना नहीं देखा क्या? अरे भाग्यवान, शायद अखबार वाले ऐसे ही कुछ भी छाप देते हैं जी। पता नहीं सुबह से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अपने बेटा बहू यहीं कहीं आसपास में है। वह तो हमसे मुंह मोड़ कर गया, पता नहीं उसको हमारी याद आती भी होगी या नहीं। मोहन जी बात टालते हुए बोले, वह सब तो ठीक है, पर आज आपका चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? हमारे बेटा बहू जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। आपको पता है जी, रसोई में चाय बनाते वक्त मुझे लगा जैसे राहुल ने उनका आंचल खींचा, और जब मैं पलटी तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। है तो राहुल और उनकी बहू है। राधा जी को अचानक कुछ समझ नहीं आया। उनके चेहरे पर दुख, हंसी, चिंता, करुणा और क्रोध इत्यादि के भाव एक साथ प्रकट हो गए, और आंसुओं की धारा को रोकते हुए बोली, तू कब आया रे? क्या माँ बाप से कोई ऐसा रिश्ता तोड़ लेता है? क्या तुझे हमारी याद नहीं आई एक बार? क्या तुझे दूर रहने के लिए बोला? तू हमेशा के लिए दूर हो गया। यह कहकर राधा जी अपने बेटे राहुल के सीने से लगकर रोने लगी। हमें माफ कर दो माँ, उस वक्त आपने जैसा बोला मैंने किया। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन दूर और अलग रहकर जाना कि परिवार और माता पिता का प्यार और अपनों का साथ क्या होता है। सोनाली भी अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपको मैंने इतना अपमान किया। बहू को आंसू बहते देख राधा जी के अंदर वात्सल्य फूट पड़ा। उनको एहसास हो गया था कि उनकी बहू को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और वह अब पहले से बदल चुकी है। अब राधा जी भी पुरानी बीती बातों को भूल चुकी थी। और बहू कितनी कमजोर हो गई हो, ठीक से कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? तभी राहुल मायूसी भरे मन से कहने लगा, माँ, सोनाली अपना पहला बच्चा खो चुकी है। सही खान पान और देखभाल न होने की वजह से आप होती तो वैसा उसके साथ कभी नहीं होता। माँ, हमें माफ कर दीजिए। मोहन जी भावुक होकर बोले, चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। पूरे 2 साल तुम लोग थे कहाँ? मोहन जी ने अनजान बनते हुए पूछा। दरअसल मोहन जी अपने पहचान के एक मित्र से राहुल से जुड़ी जानकारी लेते रहते थे। बेटे को खुद से दूर किया था मजबूरी में, लेकिन अपने बेटे का हालचाल पूछे बिना वह कहाँ चैन से रह सकते थे। पापा, लंबी कहानी है, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। हाँ बेटा, कम उम्र में बिना सोचे समझे निर्णय लेने पर यही होता है। अजय छोड़िए इन सब बातों को। राधा जी अपने बेटे को देखकर पिछली सारी बातें भूल गई। चलो भाई, अब तुम सब आंसू पोंछो और जाकर पालक पनीर की सब्जी खाओ। पालक पनीर मतलब आपको पता था? राधा जी चौंकते हुए बोली। हाँ भाग्यवान, राहुल ने मुझे फोन कर दिया था। अब राधा की सारी बातें समझ चुकी थी कि मोहन जी आज क्यों कहा। इस बार उन्होंने कोई सपना नहीं देखा। अरे भाग्यवान, लगता है फिर से आपकी चाय जल गई है। नहीं पापा जी, आज चाय मैंने बनाई है, सोनाली ने कहा। बेटा, चाय बहुत मीठी है, बिल्कुल ऐसे ही अपने व्यवहार से अब रिश्तों में भी मिठास बनाए रखना। सोनाली ने आगे बढ़कर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और अपनी गृहस्थी फिर से बड़ों के आशीर्वाद के साथ चलाने लगी। दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर उनके साथ भी बिताएं। वे आपके प्यार और सम्मान के सिवाय आपसे कुछ नहीं चाहते, और जब बड़े आपके साथ रहते हैं तो आप हर मुश्किल का सामना आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।